इस न्यूज़ को ज़रा ध्यान से पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। आवर 9/11 सेज इज़राइल एज नियरली 1000 किल इन वॉर विथ हमास। इसके बारे में यहाँ पर रिपोर्ट किया गया। इजराइल ने कहा कि हमारे लिए 9/11 के अटैक जैसा अटैक है, जिसमें इजराइल ने ये घोषित किया है कि उसका देश एक युद्ध में है। ये ऑफिशियली घोषित किया गया है। और ये किसने अटैक किया है? तो हमास ने अटैक किया है इजराइल के ऊपर में। पिछले 2 दशक का, पिछले 20 वर्षों का सबसे बड़ा खूनी संघर्ष माना जा रहा है इजराइल और हमास के बीच में। इसी को हम लोग डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत ही डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ कि आखिर में कॉन्फ्लिक्ट है क्या। आप इस इजराइल देश को पहले ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद मैं आपको बाकी पूरा हिस्ट्री और पॉलिटी सब कुछ समझा दूंगा। ये इजराइल है जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया है। 1948 में जब इसको स्थापित किया गया तो भारत ने इसको देश के तौर पर मान्यता नहीं दिया था। भारत ने बैक चैनल के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू इसको हमेशा अपने करीब रखने की कोशिश की, लेकिन कभी भी खुलकर इसके साथ रिलेशन को स्वीकार नहीं किया गया था। कब तक? 1991 ईस्वी तक। 1991 ईस्वी में नरसिम्हा राव की सरकार ने भारत में एक अच्छी सरकार बनी, जिसने एलपीजी का शुरुआत किया था। और एलपीजी की शुरुआत करने के पश्चात ही नरसिम्हा राव की सरकार ने इजराइल को पहली बार आधिकारिक रूप से मान्यता देने के अलावा, मान्यता तो हमने पहले भी दिया था, लेकिन हमने दूतावास नहीं खोला था इजराइल में। यानी कि हमने 1991 ईस्वी में अपना दूतावास स्थापित किया तेल अवीव में। तेल अवीव क्या है? तेल अवीव को भारत जैसे दुनिया के बहुत सारे देश, अधिकांश देश इजराइल की कैपिटल मानते हैं तेल अवीव को। वही अमेरिका और इजराइल क्या बोलता है कि जेरूसलम उसका वास्तविक कैपिटल है। लेकिन फ़िलिस्तीन जो है वो भी जेरूसलम पर अपना अधिकार जताते हैं। इसलिए भारत जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो फ़िलिस्तीन को इजराइल का कैपिटल नहीं मानते, जेरूसलम को इजराइल का कैपिटल नहीं मानते हैं। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा जिससे आपको आगे मदद मिले। यहाँ पर ये देखिए इलाका क्या है, ये गाजा कहलाता है, जिसको गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप की संज्ञा दी जाती है। ये क्या है? ये एक हमास के द्वारा कंट्रोल किया हुआ एरिया है। हमास क्या है? हमास एक जिहादी संगठन है जिसको भारत सरकार और अमेरिकी गवर्नमेंट आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित करती है। लेकिन दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसको एक क्रांतिकारी संगठन मानते हैं, जैसे ईरान जैसे जो देश हैं, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और भी बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो हमास को एक मानते हैं कि ये क्रांतिकारी संगठन है। लेकिन भारत और अमेरिका और इजराइल जैसे देश मानते हैं कि हमास एक आतंकवादी संगठन है जो खूनी संघर्ष के द्वारा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, खूनी संघर्ष के द्वारा अरब साम्राज्य को फिर से स्थापित करना चाहता है वहाँ पर जहाँ पर अभी वर्तमान में इजराइल है। वर्तमान में जहाँ इजराइल है वो जगह हमेशा से ही संघर्षरत रहा। क्यों रहा? क्योंकि एक जेरूसलम नामक जगह है। जेरूसलम नामक जगह पर एक कैंपस है जिसको कहा जाता है टेम्पल माउंट का इलाका। क्या बोला मैंने? टेम्पल माउंट, यानी कि मंदिर वाली पहाड़ी का इलाका इजराइल के लोग मानते हैं इसको। तीनों जो धर्म हैं इजराइल में, कौन कौन से धर्म? तीनों के धर्म का कन्फ्लिक्ट होता है यहाँ पर। 3 धर्म हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? तो यहाँ पर एक है यहूदी, ज्यूइश जिनको बोला जाता है, एक है इस्लाम जो मुसलमान होते हैं, और तीसरे हैं ईसाई। इन तीनों का पवित्र जगह माना जाता है जेरूसलम को। जेरूसलम में किस एरिया को पवित्र जगह माना जाता है? तो यही वो 30-31 एकड़ का ज़मीन है जो पूरे दुनिया के ज़मीन का 0.0000% एरिया होगा। और इसी को लेकर आज तक सबसे ज़्यादा खूनी संघर्ष कहीं पर दुनिया में हुआ है तो वो यही जगह है। क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जो इजराइल के यहूदी निवासी होते हैं वो मानते हैं कि उनका टेम्पल ऑफ फर्स्ट यहीं पर है। टेम्पल ऑफ फर्स्ट, टेम्पल पहला मंदिर जिसको 1000 ईस्वी में बनाया गया था, इजराइल में एक यहूदी के द्वारा बनाया गया था। लेकिन बाद में जहाँ वहाँ पर इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार हुआ तो उन्होंने बोला कि ये जो यहाँ पर अल अक्सा मस्जिद, क्या बोला मैंने? अल अक्सा मस्जिद, जिसको मुस्लिम धर्म में बोला है तो हरम अल शरीफ, क्या मैंने शब्द यूज किया है? हरम अल शरीफ कहा जाता है अल अक्सा मस्जिद परिषद को। मक्का
मदीना और अलास्का मस्जिद, ये तीनों के तीनों इस्लाम धर्म के संस्थापक पवित्र पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। और ये कहा जाता है कि मक्का मदीना के बाद अगर कोई पवित्र जगह है इस्लाम के लिए तो ये अलास्का मस्जिद ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अलास्का मस्जिद जो है, यहीं पर सबसे पहली बार पैगंबर मोहम्मद साहब उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर अल्लाह के पास गए थे। और इस्लाम धर्म का जो मुख्य सिद्धांत है, जिसमें दिन में 5 बार का नमाज पढ़ना है, ज़कात है और आपका हज है, ये सब जो मूल कर्तव्य इस्लाम धर्म माना गया है, उन सभी के ज्ञान की प्राप्ति को प्राप्त करने के लिए उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर वो अल्लाह के पास यहीं से गए थे। और ये जो डोम है, यहीं से वो गए थे, ऐसा मानते हैं मुस्लिम तो लोग, इसलिए इसको बहुत पवित्र जगह माना जाता है। उसके साथ साथ जेरूसलम से ईसाई धर्म कैसे संबंधित है? तो ईसाई धर्म में जो ईसा मसीह हैं, उन्होंने अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया था और साथ ही साथ में यहीं पर उनको सूली पर भी चढ़ाया गया था और यहीं पर उनका फिर से सूली पर उतारने के बाद उन्होंने फिर से जीवन की प्राप्ति भी की थी। इसलिए ये तीनों धर्म का कॉन्फ्लिक्ट का जगह बन के रह जाता और ये बहुत पवित्र जगह माना जाता है। टेम्पल ऑफ माउंट जो था, टेम्पल ऑफ माउंट में टेम्पल ऑफ फर्स्ट जो था, उसके बारे में कहा जाता है कि टेम्पल ऑफ फर्स्ट जो था उसमें यहूदी धर्म के भी प्रमुख लोग ही प्रवेश कर पाते थे, वो इतना ज़्यादा पवित्र जगह था। तो टेम्पल ऑफ फर्स्ट तो टूट गया, उसको तोड़ दिया गया इस्लामिक इन्वेजन जब हुआ तब। लेकिन उसकी एक दीवार है जो आज भी जीवित है, मतलब कि वो दीवार आज भी खड़ी है अपनी जगह पर। लेकिन उस दीवार के बाद जो यहूदी लोग हैं वो ये बोलते हैं, क्लेम करते हैं कि जहाँ पर अलास्का मस्जिद है वहीं पर ये माउंट हमारा टेम्पल बना हुआ था, जबकि बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, उसके पीछे की तरफ बना हुआ था। तो वो पवित्र दीवार के पास यहूदी लोग इकट्ठा होकर आज भी अपने ईश्वर को, अपने देवता को, जो भी हैं उनकी पूजा करते हैं। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये हो गया क्या, जड़ हो गया मुख्य रूप से किसका, तो विवाद का जड़ यही है। इसीलिए 1947-48 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान या उससे पहले जब पूरे यूरोप में यहूदियों का उत्पीड़न हुआ, यहूदियों को ईसाई धर्म में अछूत के तौर पर माना गया। ईसाई धर्म में नहीं, ईसाई धर्म से अलग हैं वो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मुख्य रूप से पूरे यूरोप में ईसाइयों ने किसका उत्पीड़न किया, तो यहूदियों का किया था। ख़ासतौर से हिटलर का दौर आपको याद होगा, जब उनको गैस चैम्बर और तरह तरह के प्रताड़ित किया गया था जर्मनी में, पोलैंड में, सभी जगहों पर। तो उनको लगा, यहूदियों को ये चीज़ लगा कि पूरी दुनिया में हमारा मातृभूमि जो है वो एक ही है। कौन सा? तो वह इजराइल। धीरे 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 इजराइल में यहूदियों की संख्या बढ़ने लग गई और 1948 में एक स्वतंत्र राज्य इजराइल की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। उसके बाद से ही विवाद शुरू हुआ और वहाँ पर पहले अरेबियन मुल्क के लोग फिलिस्तीन में निवास करते थे। धीरे धीरे कन्फ्लिक्ट बढ़ने लग गया और ये मामला चला गया यूएन में। यूएन ने इसको डिवाइड कर दिया, इस जगह को 2 राष्ट्र के तौर पर, 2 ही राष्ट्र में इसको बांट दिया। एक फिलिस्तीन होगा और एक होगा आपका इजराइल। इजराइल को इसलिए बांटा गया क्योंकि इजराइल का प्रभुत्व था उस समय यूएन में। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश जो थे वो इजराइल के साथ खड़े थे, भारत नहीं खड़ा था, भारत ने उसको उस समय तामील नहीं किया था। लेकिन फिलिस्तीनी जो थे उन्होंने बोला कि ये तो हमारी भूमि थी, ये तो हमारे पैगंबर की भूमि थी, इसलिए हम कैसे मान लें कि यहाँ पर यहूदी लोग रह सकते हैं। और उन्होंने यहूदियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया और उन्होंने इस विभाजन को, यूएन के इस अकॉर्ड को, यूएन के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ही केवल इनकार नहीं किया, उनके साथ साथ में अरब के बहुत सारे देशों ने इनकार कर दिया। उन्होंने इजराइल को धरती से मिटाने का प्रण लिया था और इस इजराइल को धरती पर रहने नहीं देना चाहते थे। इजराइल के एग्जिस्टेंस का खतरा उत्पन्न हो गया था। उस पर अरेबियन देशों ने एक संयुक्त सेना बनाकर भी अटैक किया था, यही 6 अक्टूबर को ही। इसीलिए हमास ने फिर से 6 अक्टूबर को चुना है इजराइल को अटैक करने के लिए। अब इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि अभी क्यों अटैक किया गया है। तो अभी का अगर आप थोड़ा सा परिदृश्य देखेंगे तो आपको डिटेल में मैं पूरा समझाऊंगा कहानी के जैसे। बाकी PDF वगैरह तो मैं देता ही हूँ, कहानी में आपको समझाता हूँ कि देखिए अभी क्यों अटैक किया गया है। देखिए 2018-19 के बाद से फिर से एक दुनिया भर में एक जो अरेबियन मुल्क हैं वो बदल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, अरेबियन कंट्रीज़ को ये पता चल रहा है कि जो आने वाला समय है वो तेल की इकॉनमी नहीं है। यानी कि अगर संभलना है तो आज संभल जाओ, नहीं तो कल को लुढ़क जाओगे।
ये जो आप बड़े बड़े बिल्डिंग बना के देखते हो अरेबियन देशों में, ये तेल के बदौलत बनाए गए हैं। कल को तेल का खरीदार नहीं रहेगा तो इनमें फिर लालटेन जलाना पड़ जाएगा। इसलिए ये देश बदल रहे हैं, ये अपने सारे कन्फ्लिक्ट को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इसी सिलसिले के तहत यूएई जो है, यूएई, कतर, बहरीन जैसे बहुत सारे अरेबियन मुल्कों ने इजराइल को पहली बार मान्यता दी। नहीं तो ये लोग इजराइल को देश के तौर पर मान्यता नहीं देते थे। यूएई से पहली बार एरोप्लेन उड़कर इजराइल गई और इसको मान्यता दिया गया, नहीं तो नहीं जाते थे डायरेक्टली वहाँ पर। तो ये क्या हो रहा है, अरेबियन देश बदल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही MBS मोहम्मद बिन सलमान, कौन है ये? तो ये भाई साहब सऊदी अरब के राजकुमार हैं, प्रिंस। इन्होंने फॉक्स न्यूज़ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया जिसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से बोला, इससे पहले इन्होंने स्पष्ट रूप से पब्लिकली नहीं बोला था। इन्होंने बोला कि हम आने वाले समय में अपने दो सबसे बड़े दुश्मन, कौन कौन से दो दुश्मन हो गए भाई? एक है ईरान और एक है इजराइल। एक हो गया ईरान आपका सिया बहुल देश, और इजराइल हो गया आपका यहूदी कंट्री। ये दो सबसे बड़े दुश्मन थे अरेबियन कंट्रीज़ के। इन्होंने बोला कि हम आने वाले समय में इसके साथ भी अपने सारे कन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर देंगे और हम शांतिपूर्वक संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आपने देखा भी होगा कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में चीन ने मध्यस्थता की और उनके संबंध फिर से बहाल हो गए। यमन में जो छद्म युद्ध लड़ा जा रहा था वो बंद हो चुका है लगभग में। तो ये क्या है, ये दिख रहा था कि भाई धीरे धीरे अरेबियन कंट्री जो हैं वो अपना समर्थन वापस ले रहे हैं फ़िलिस्तीन के पीछे से, और वो इजराइल को धीरे धीरे स्वीकृति दे रहे हैं कि हमें अगर चैन से रहना है तो इजराइल को साथ हमें सहयोग स्थापित कर लेना चाहिए। अब वो दुनिया नहीं रहा 1947 वाला, अब धर्म का दुनिया नहीं रहा, अब कर्म का दुनिया हो गया है, टेक्नोलॉजी का दुनिया हो गया है। तो फ़िलिस्तीन को लगा, फ़िलिस्तीन में दो संगठन काम करते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको। एक PLO काम करता है और एक हमास काम करता है। PLO को इजराइल मान्यता देता और इसके साथ उसने सहयोग भी स्थापित किया था। अभी सब कुछ मैं बताने वाला हूँ डिटेल में। लेकिन हमास जो है ये खूनी संघर्ष की बात करता है। तो हमास को लगा कि अरबियन कंट्री ने इजराइल को मान्यता दे दी और सऊदी अरब देशों ने भी दे दिया, तो हमास और फ़िलिस्तीन और PLO इन सब का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं देशों के सहारे ये लोग उड़ रहे थे। इसलिए हमास ने अब अपने जीवन का आखिरी दांव खेला है और अटैक किया है बहुत ही बुरी तरीके से, किसको? तो इजराइल को। अब अटैक की थोड़ी सी कहानी सुनिएगा। ये है गाज़ा पट्टी का इलाका। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पहली बार मोसाद जो एजेंसी है इजराइल की वो फेल हो गई, उसके पास इंटेलिजेंस नहीं था। उसने गाज़ा पट्टी से लगे हुए जितने बिंदु मैं बना रहा हूँ उन सभी शहरों पर एक साथ अटैक किया, 5000 से ज़्यादा रॉकेट छोड़े। इजराइल का एंटी मिसाइल सिस्टम जो था वो भी फेल हो गया। और सिर्फ रॉकेट ही नहीं छोड़े, बल्कि यहाँ पर जो बहुत सारे बैरियर लगाए गए थे उन बैरियर को तोड़ा। बहुत सारे आतंकवादियों ने इसको उड़ाया और गोली, बम, बारूद, छोटे मोटे जो आर्मर्ड व्हीकल होते हैं उनके साथ इजराइल के बॉर्डर से लगे सीमा वाले शहरों में घुस गए। यहाँ के महिलाओं को उठाया, यहाँ के बच्चों को गोली मारी, यहाँ के पुरुषों को उठाया, उनको उठाकर गाज़ा के इलाकों में गाड़ी में उठा कर ले गए। महिलाओं को बिना कपड़ों के मार्च करवाया गया है इजराइल में, गाज़ा पट्टी में। किसके द्वारा? तो हमास के आतंकवादियों के द्वारा। तो ये बहुत ही बड़ा दुस्साहस किया गया है। 1000 से ज़्यादा इजरायलियों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे हमास के भी आतंकवादी मरे हैं। गाज़ा पट्टी में बमबारी शुरू हो गई है। इतना बड़ा दुस्साहस किया गया है, शहर पर अटैक किया, महिलाओं तक को सबसे ज़्यादा बेआबरू किया गया है वहाँ पर। तो ये अभी की कहानी थी। अब थोड़ा सा इतिहास को समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसके कारण को पढ़कर इसका समाप्त कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इस संघर्ष की शुरुआत 1917 में उस समय में हुई जब तात्कालिक ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर जेम्स बल्फोर ने बल्फोर घोषणा की। इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार सवाल पूछ लेता है कि निम्न में से ये घोषणा बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, तो इसका क्या तात्पर्य है बताइए। तो इस घोषणा के तहत फिलिस्तीन में एक यहूदी राष्ट्रीय घर के निर्माण के लिए ब्रिटेन का आधिकारिक समर्थन किया, परंतु इसमें मौजूदा गैर यहूदी समुदाय के अधिकार के संबंध में कोई चिंता नहीं व्यक्त की गई। सारी आग इन्हीं के लगाए हुए ब्रिटिशर्स के कॉलोनियन समय में जो लगाए गए वो भी आज सुलग ही रहे हैं। चाहे वो कश्मीर का अपना मुद्दा हो, अपना कश्मीर था भारत का, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, चाहे वो इजराइल का मुद्दा हो, और भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इन्हीं का आग लगाया हुआ है। अरब और यहूदी हिंसा को समाप्त करने में असफल रहे ब्रिटेन ने 1948 में इसको UN में ले गया और UN ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया और बांट दिया इजराइल और अरब के बीच में। इजराइल ने तो इस बंटवारा को स्वीकृत कर लिया, लेकिन अरब देशों ने इस बंटवारा को स्वीकृत नहीं किया। फिलिस्तीन ने इसको स्वीकृत नहीं किया। फिलिस्तीन की राजधानी कहाँ है? तो रामल्लाह है।
तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आप मैप पर देखेंगे तो फिलिस्तीन दिखाएगा, लेकिन हकीकत में आप ढूंढने जाएंगे तो फिलिस्तीन नगण्य बराबर में है, ना के बराबर है, बहुत छोटा सा इलाका बच गया है। यहूदी और अरब राज्यों का स्थापना करने के लिए विभाजन योजना प्रस्तुत किया गया। 1948 में यहूदियों ने इजराइल के आसपास के स्वतंत्र अरब देशों पर आक्रमण की घोषणा की थी, परंतु युद्ध के अंत में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना का आदेश अनुसार प्राप्त भूमि से अधिक भूमि पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया एक छोटे से युद्ध के बाद। 1964 में पीएलओ का गठन किया गया, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन। ये एक संगठन था जिसको भारत सरकार भी समर्थन करती थी। इंदिरा गांधी जो है बहुत सारा समर्थन देती, भारत भी पैसा देता रहा है। क्यों देता रहा? क्योंकि हमें अरेबियन कंट्री से तेल चाहिए था, इसलिए हम इजराइल से खुलकर संबंध भी नहीं बना पाते थे, और इजराइल के खिलाफ काम करने वाले बहुत सारे संगठन को हम फंडिंग वगैरह भी करते थे, पीएलओ वगैरह को। 1967 में अरब इजराइल का 6 दिन का युद्ध हुआ, 6 डेज वॉर। ये वॉर इतना खतरनाक था, इसमें अरब के बहुत सारे देश शामिल थे, जैसे मिस्र जैसा देश भी शामिल था, मिस्र शामिल था, सीरिया शामिल था, जॉर्डन शामिल था। इन सभी को संयुक्त सेना को इजराइल ने अकेले ही हरा दिया था, और ये 6 अक्टूबर को ही शुरू किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में 6 अक्टूबर को फिर से हमास ने अभी अटैक किया है। 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया। यूनाइटेड नेशन ने पीएलओ का पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया था। कब? तो 1975 ईस्वी में। और इजराइल ने क्या किया? 1978 में कैंप डेविड एकॉर्ड के द्वारा इजराइल और इसके पड़ोसियों के मध्य शांति वार्ता स्थापित करने के उद्देश्य से अमेरिका द्वारा शुरू किया गया था। आगे देखिए क्या हुआ। 1981 में इजराइल ने गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। गोलन हाइट्स क्या है? तो इजराइल और सीरिया के बॉर्डर पर एक छोटा सा पहाड़ी इलाका है जो स्ट्रेटजिक रूप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे सीरिया पर यहाँ से नज़र रखी जा सकती है आसानी से। तो गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया किसने? तो इजराइल ने कब्जा कर लिया 1981 ईस्वी में। 1987 में खूनी संघर्ष के लिए हमास का गठन होता है। यही हमास क्या है? मुस्लिम ब्रदरहुड, यानी कि इस्लामिक ब्रदरहुड के सिद्धांत पर काम करती है कि हम इस्लामिक देश है, हम इस्लामिक जितने भी हैं हम सब एक हैं, और हमारा कर्तव्य है जिहाद करना। जिहाद का तात्पर्य क्या होता है? जिहाद का तात्पर्य 2 तरीक़ों से लिया जाता है। एक होता है बुराई के लिए, बुराई को समाप्त करने के लिए लड़ना, लेकिन ये जो हमास जो लेता है जिहाद का अर्थ, वो किस में संदर्भ में लेता है? तो वो लेता है कि हमें खूनी संघर्ष के द्वारा इजराइल को समाप्त करना है और फिर से वहाँ पर अरब साम्राज्य बोल रहा हूँ, अरेबियन मुल्क के लिए देश के स्थापित करना है। और ये मैं क्या कह रहा हूँ कि अलास्का मस्जिद जो है उसके आस पड़ोस के इलाकों पर अभी इजराइल का संपूर्ण रूप से कंट्रोल है, उस पर फिर से मुसलमानों का कंट्रोल स्थापित करने की किसका उद्देश्य है? तो हमास का है। लेकिन ये खूनी संघर्ष की बात करता है, ये बम बारूद की बात करता है, गोली की बात करता है, और बहुत सारे देश, ईरान जैसे देश इसको खुलेआम सपोर्ट भी करते हैं अपना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हिंसक संगठन है ये एक, और इसका गठन जिहाद के माध्यम से फिलिस्तीन के प्रत्येक भाग पर मुस्लिम धर्म का विस्तार करने के उद्देश्य से किया गया था। कब किया गया था? 1987 में। 1987 में पश्चिमी किनारे जो वेस्ट बैंक का इलाका है, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, वेस्ट बैंक का इलाका और गाजा पट्टी के अधिकृत किए गए क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम इंतिफाद अथवा फिलिस्तीन का विद्रोह कब हुआ? तो 1987 में पहला फिलिस्तीन विद्रोह हुआ। यह विद्रोह फिलिस्तीनी सैनिक और इजरायली सैनिक के मध्य में एक छोटा सा युद्ध भी हुआ था। इसी युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा युद्ध माना जा रहा है 2023 में जो अभी अटैक हुआ है 6 अक्टूबर को, ये सबसे बड़ा युद्ध माना जा रहा है अब तक का। फिर आगे आकर देखिए क्या हुआ 2012 में कि संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन के प्रतिनिधित्व को गैर सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित कर दिया। नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट, यानी कि यूएन में उसकी मेंबरशिप की जो थी उसको हटा दिया। उन्होंने बोला कि नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट हैं आप, यूएन ने किया। और 2014 में इजराइल ने अनेक हमास सदस्यों को गिरफ्तार करके वेस्ट बैंक में अफत अपने 3 यहूदी नागरिकों की मौत का प्रतिशोध भी लिया था 2014 में। 2014 में फतह और हमास ने एक संयुक्त सरकार का गठन किया। यद्यपि इन दोनों गुट के मध्य अभी भी अविश्वास बना ही हुआ है फतह और हमास के बीच में। प्रत्येक विवादित क्षेत्र को एक बार देख लेते। वेस्ट बैंक का इलाका कौन सा है? तो मैप पर मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है? ये है आपका डेड सी। कौन सा सी है? तो डेड सी, मृत सागर जिसको कहा जाता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा खारा सागर है ये। इसी का ये पश्चिमी तट है वेस्ट बैंक। यही क्या कहलाता है? वेस्ट बैंक का इलाका कहलाता है। यहाँ पर फिलिस्तीन के काफ़ी सारे फिलिस्तीनी मुल्क के, अरब मुल्क के लोग रहते हैं। यही है आपका वेस्ट बैंक का इलाका। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और ये है गाजा पट्टी। इन 2 जगहों पर फिलिस्तीन या अरब मुल्क के लोग ज़्यादा निवास करते हैं अभी। ओके, आधा जेरूसलम के ये लोग अपना राजधानी मानते हैं, आधा जेरूसलम को इजराइल अपना राजधानी मानता है। लेकिन अमेरिका जैसे जो देश हैं और इजराइल भी है जो मानता है क्या कि पूरा का पूरा जेरूसलम ही उसकी राजधानी है, जिसमें अलास्का मस्जिद जैसी चीज़ें भी शामिल हैं पूरी की पूरी। इसी को लेकर विवाद है वहाँ पर। वेस्ट बैंक का इलाका दिख गया आपको। गोलन हाइट्स कहाँ पर है? तो ये देखिए सीरिया है, और यही है गोलन हाइट्स का इलाका जिस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। एक नेटफ्लिक्स की सीरीज है द स्पाई,
जिसमें एलन कोली के बारे में बताया गया है। ये दुनिया के बेहतरीन स्पाई में नाम आता है इसका, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बेहतरीन है वेब सीरीज़ में। वेब सीरीज़ के साथ साथ इस स्पाई की कहानी है जो इजराइल में का जासूस था मोसाद का, और ये सीरिया में रक्षा मंत्री का दावेदार बन गया था। तो ये गोलन हाइट्स की कहानी उसी से संबंधित है। गोलन हाइट्स पर किसने कब्जा कर लिया? तो इजराइल ने कब्जा कर लिया था। और ये स्ट्रैटेजिक रूप से इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से जॉर्डन देख सकते हैं आप, यहाँ से जॉर्डन और सीरिया, इन दोनों पर निगाह रखी जा सकती है इस जगह से। इजराइल की सीमा वाले कौन कौन से देश हैं? तो लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है और मिस्र है। यहाँ पर मिस्र का भी ध्यान में रख सकते हैं आप। ओके, आगे बढ़। अगला है गाजा का इलाका क्या है? गाजा पट्टी अभी मैंने आपको दिखाया था। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के मध्य स्थित है। इजराइल ने 1967 के पश्चात इस पट्टी का अधिग्रहण किया था, परंतु गाजा शहर के अधिकांश क्षेत्र में नियंत्रण तथा इसके प्रतिदिन के प्रशासन पर नियंत्रण का निर्माण ओस्लो शांति प्रक्रिया के दौरान किया गया था। 2005 में इजराइल ने इस क्षेत्र से यहूदी बस्तियों को हटा लिया, यद्यपि उसने इन पर अंतर्राष्ट्रीय पहुंच के माध्यम से नियंत्रण बनाए रखा है अभी भी। गोलन हाइट्स के बारे में आपको दिखा चुका हूँ। 1981 में इस पर अपना आधिपत्य भी स्थापित कर लिया था। ओके, फिलिस्तीनी प्राधिकरण क्या है? इसका सृजन 1994 में ओस्लो समझौते से किया गया। ये फतह गुट के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के नेतृत्व में चलाए जाने वाला फिलिस्तीनी लोगों का एक आधिकारिक शासी निकाय है, शासन करने वाला एक निकाय है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब चलते हैं कि अभी के कारण जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि अभी किस कारण से कन्फ्लिक्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक तो था कि अभी मैंने जो आपको सऊदी अरब वाला कारण बताया और डिटेल में बताया कैसे अरेबियन कंट्री धीरे धीरे फ़िलिस्तीन को मान्यता, फ़िलिस्तीन की तरफ से अपना आंख मूंद रहे हैं और इजराइल को मान्यता देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमास का और ये फ़िलिस्तीन के जितने भी संगठन हैं उन सभी का आखिरी प्रयास होगा कि इतना जोर लगाया जाए कि इनका जो भी शांति वार्ता चल रहा है इजराइल का, अरेबियन कंट्री का, ये सब विफल करके रख दें हम। उसी की कोशिश ये की जा रही है। ओके, उसके बाद से क्या है तो यही मैंने वो मस्जिद वाला भी पूरा कहानी बता दिया। अलस्का मस्जिद और यरूशलेम जो शहर है उसकी भी पूरी कहानी बता दी है आपको। ओके, ये चीज़ ध्यान में रहेगा। विभिन्न देशों के मत क्या है? तो देखिए जितने भी देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, भारत ने भी आतंकवादी हमलों की निंदा की है, ब्रिटेन वगैरह जितने भी पश्चिमी देश हैं वो सब आपको इजराइल के पीछे खड़े दिखेंगे। भारत भी रहता है, लेकिन जो आपको ईरान दिखेगा वो दिखेगा आपको हमास को समर्थन देते हुए। साथ ही पाकिस्तान, तुर्की, ये भी दिखेंगे आपको हमास को समर्थन देते हुए, क्योंकि ये देश जो हैं, जो पाकिस्तान है और ईरान की मैं बात कर रहा हूँ, ये इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं, इजराइल को एक देश के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो दुनिया बटी हुई है अभी, और ये बटे हुए हमें झगड़ा लड़ाई हो रहा है, लेकिन पिस रहे हैं सामान्य लोग। तो इस पूरे घटनाक्रम को मैंने आपको एक नज़रिए में समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा पूरा वीडियो, और बहुत सारा कुछ मैंने समझाया है उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा कहानी के फॉर्मेट में। किसी दिन सवाल के रूप में भी मैं इसको आपको करवा दूंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।